25 जून 1975 देश में सबसे लंबी रात थी। रात इसलिए लंबी थी क्योंकि जब दूसरे दिन जब लोग जगे तब जो है उनकी आज़ादी छिन चुकी थी। देश में इमरजेंसी जो है वो घोषित की जा चुकी थी। 21 महीने तक ये जो इमरजेंसी है यहाँ पर घोषित रही। उसके चलते कई लोगों को जेलों में डाला गया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1,10,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मीसा कानून के तहत जेल में भेजे गए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4,000 लोग जो हैं सिर्फ तिहाड़ जेल में बंद थे। कई बड़े बड़े नेता जो आरएसएस के जो चीफ हैं बाला साहब देवराज साहब, उन्हें भी नागपुर में अरेस्ट किया गया जब इंदिरा गांधी ने आरएसएस को बैन कर दिया। अब 50 साल बाद जो बीजेपी है संविधान हत्या दिवस जो है वो देश भर में ऑब्जर्व कर रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पॉलिटिक्स यानी राजनीति भी हो रही है। ये राजनीति तो एक तरफ है, लेकिन जो एक इमरजेंसी थी, आपातकालीन जो वो रातें थी, उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं एक वेटरन बीजेपी आरएसएस लीडर मिस्टर शेषाद्री चारी साहब से। चारी साहब जो हैं वो बहुत लंबे समय तक जनसंघ से भी जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे और साथ में आरएसएस से भी जुड़े रहे। तो सर, ऐसे बहुत कम लोग अब बचे हैं, तो आप हमें बताइए जो 25 जून 1975 की रात थी, वो रात की जब आप बातें याद करते हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि तब की रात को किसी को भुलाना नहीं चाहिए, तो आपकी क्या यादें हैं? आरएसएस से मैं अभी भी जुड़ा हूँ। अच्छा। जनसंघ तो है ही नहीं और बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है मेरा। एनीवे, आपका जो सवाल है बड़ा अहम सवाल है। आपातकाल के 50 वर्ष हो चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से और देश के और भी कई संस्थाओं की ओर से इस आपातकाल की स्थिति के बारे में हम लोगों को याद दिलाते हैं। ये बहुत आवश्यक भी है क्योंकि वो जो समय था बड़ा ही भयावह समय था और देश के राजनीतिक इतिहास में, या फिर ऐसा कहें कि पिछले कई शतकों में ऐसी बात कभी नहीं हुई जब जिस व्यक्ति के हाथ में लोगों ने सत्ता सौंपा उसी व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी का गला घोंटना, इससे बहुत बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। अब जब सोचते हैं इन सभी बातों के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि 1971 में एक चुनावी जीत हासिल करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा धोखा जो था वो आंतरिक और बाह्य था। बाह्य धोखा इसीलिए था कि उस समय बांग्लादेश का मामला शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जिस प्रकार की चढ़ाई की उससे कई लोग भारत में आए और एक विस्थापित जो लोग आए वो, और फिर बांग्लादेश में जिस प्रकार का नरसंहार हुआ उसके खिलाफ भारतीय जनसंघ ने उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। और श्रीमती इंदिरा गांधी भी चाहती थी कि इस पर कुछ करना चाहिए, इसीलिए एक और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और बाकी लोगों का एक दबाव शुरू हुआ और दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी को भी लगा कि इस पर अगर सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है, तो सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें भारतीय जनसंघ ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत मदद किया, उनके साथ रहे। भारतीय जनसंघ की उस समय का बहुत बड़ा एक विकल्प था कांग्रेस को। अब इससे उभरने के बाद बाह्य जो संकट श्रीमती गांधी के सामने था, इस देश के सामने था, वो तो समाप्त हो चुका था। फिर भी जिसको हम एक डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कहते हैं वो जारी था उस समय, क्योंकि युद्ध के समय में डिक्लेरेशन करते हैं इमरजेंसी का। अब उसके बाद देश के सामने कोई संकट तो था नहीं। 1975 में जो सबसे बड़ा संकट श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय महसूस हुआ
वो देश के बाहर से नहीं था, भारतीय जनसंघ से नहीं था, आरएसएस से नहीं था, वो उन्हीं के पार्टी के अंदर था। उन्हीं के पार्टी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उनके चुनाव के खिलाफ, और उसको उनको कहा गया कि 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इस घटना के बाद उनके पार्टी में श्रीमती गांधी के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध शुरू हुआ, और उस विरोध में बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उस समय बाबू जगजीवन राम उनके खिलाफ थे, चंद्रशेखर जी उनके खिलाफ थे, मोहन धारिया उनके खिलाफ थे, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ हो गए। उन सबको लगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को कोर्ट ने जब कह दिया कि आप चुनाव लड़ नहीं सकती हैं और आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकती हैं, तो चुनाव उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। ये डिमांड हो गया। तो अपने कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया। देश के सामने कोई समस्या नहीं थी उस समय, इसलिए ये श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण लगाया गया इमरजेंसी था। सर, इमरजेंसी डायरीज जो प्रधानमंत्री साहब की जो किताब आई है, उसमें देवेगौड़ा साहब ने बोला है कि जो तब के उनके दिन थे, जो उन्होंने तब जो फेस किया था, वो उनकी पॉलिटिक्स को भी शेप किया, और भारत की जो एक फ्यूचर है, भारत को भी जो है उस शेप किया। आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, राजनीतिक परिवर्तन तो बहुत हुए, और एक राजनीति में ये आमूलाग्र परिवर्तन ये हुआ कि 1975 तक और इमरजेंसी के दौरान भी एक ऐसा था कि श्रीमती गांधी को कोई हरा नहीं सकता है। श्रीमती गांधी के लिए कांग्रेस में कोई पर्याय नहीं है, और कांग्रेस जो है इस देश में कांग्रेस के अलावा दूसरा पर्याय नहीं है। सो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू कांग्रेस, एंड विद इन कांग्रेस देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू श्रीमती गांधी। ये एक जो मानसिकता थी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1977 ने पहली बार ये साबित किया कि श्रीमती गांधी की भी हार हो सकती है, चुनावी हार, कांग्रेस भी हार सकती है। हाँ, हालांकि दूसरी बात है कि 1980 में वो वापस आए, और 1980 में श्रीमती गांधी की जो वापसी हुई, उसके बारे में भी तत्कालीन जो आरएसएस के प्रमुख थे, बाला साहेब देवरस, मुझे अभी भी याद है जब वो पुणे के एरोडा जेल में थे, वहाँ से छूटकर मुंबई आए, और मुंबई में दादर स्टेशन के बाहर बहुत बड़ा उनके स्वागत का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने जो एक शब्द प्रयोग का उपयोग किया, तो इमरजेंसी के प्रति देखने का हमारा भी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उस पर उन्होंने कहा, दो शब्द कहे उन्होंने, फॉरगिव एंड फॉरगेट। श्रीमती गांधी को माफ़ करो और भूल जाओ। अगर जनता पार्टी ने 77 में ये किया होता तो 1980 में श्रीमती गांधी का राजनीतिक वापसी ये नामुमकिन होता। बहुत दुख की बात है कि उस समय जो नेता थे, जिनका इमरजेंसी से बहुत कम लेना देना था, ऐसे नेता थे जिन्होंने आपस में लड़ाई की, और उस आपसी लड़ाई के कारण उन सभी लोगों ने एक सूड यात्रा शुरू की श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इस पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे पड़े, उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़े, और ये जो बात थी फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसके खिलाफ काम किया। दे फॉरगेव हर बट रिफ्यूज टू फॉरगेट हर, एंड दे रिसरेक्टेड इंदिरा गांधी। उन्होंने इंदिरा गांधी को वापस राजनीतिक जीवन दान प्रदान करने में यही लोग थे शामिल। और दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी की क्यों याद कर रहे हैं। सर, कई लोग उन्हें दुर्गा के नाम से जानते हैं, कई लोग डेमोक्रेट मानते हैं, कई लोग डिक्टेटर मानते हैं, तो क्या शब्द जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? वाजपेयी साहब ने तो शायद उन्हें दुर्गा के रूप में भी बोला था। नहीं, काफ़ी वर्षों के बाद जब श्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय मैं उनके साथ काम करता था, तो मैंने एक दिन किसी संदर्भ में पूछा भी उनको, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो
श्रीमती गांधी को दुर्गा खा ही नहीं। ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये दुर्गा मेरे पीछे कैसे पड़ गई। ऐसे उन्होंने मजाक में कहा मुझे, लेकिन अब पता नहीं उसका सच झूठ क्या है। लेकिन वाजपेयी जी ने किस भाषण में, किस संदर्भ में कहा होगा, आपने जो काम किया वो दुर्गा जैसा काम किया, ऐसा कुछ कहा होगा, वो चिपक गया है, अलग बात है। लेकिन हाँ, 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ जो हुआ, बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई और बांग्लादेश को निर्माण करने में और पाकिस्तान की कमर तोड़ने में जो श्रीमती गांधी ने काम किया, वो बहुत बड़ा काम किया, सराहनीय काम किया। और उसकी सराहना भारतीय जनसंघ ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया भी, रेजोल्यूशन भी पास किया और कहा कि आपने जो किया अच्छा काम किया। लेकिन वो तानाशाह तो थी, और तानाशाह वो लोगों के लिए और भारतीय जनसंघ के लिए कितना थी मुझे पता नहीं, परंतु उसके पार्टी के अंदर तो तानाशाह थी। ये तो 1977 में हमने देखा, जैसे ही इमरजेंसी चुनाव की घोषणा हुई, कितने तो कांग्रेसी जो उनके नज़दीक थे, करीब थे, वो सब छोड़ के चले गए, जनता पार्टी में गए। अभी भी वो कायम है, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी कायम है। हाँ। तो इसीलिए ये जो एक पार्टी पर कब्जा करने का, एक परिवार का कब्जा जो पार्टी पर है, वो वहाँ कम नहीं हुआ है सर। और उसके कारण पार्टी की हालत क्या है वो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कल जो खड़गे साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 11 साल में कुछ दिखाने को नहीं है, इसलिए वो बार बार इमरजेंसी की बात जो है याद दिलाते हैं। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो भारत में अभी डिक्लेयर हुई है। देखिए, कांग्रेस ने पिछले 75 साल में अगर कोई एक अच्छा काम किया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी 1980 में। इसके अलावा कांग्रेस ये बता दे कि हमने पिछले 75 साल में कितना अच्छा काम किया है। इसीलिए इमरजेंसी जो है वो कांग्रेस के लिए एक सबक है। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मंजे हुए राजनेता हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, तो उनके प्रति उन्हीं के पार्टी में जो अन्याय हो रहा है उसका वो बेचारे सहन कर रहे हैं। इसीलिए खड़गे साहब को चाहिए कि इमरजेंसी और तानाशाही, पार्टी के अंदर जो तानाशाही है वो, उससे पार्टी की कितनी हानि हो रही है, ये उनको पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। और जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात कर रहे हैं क्रिटिक्स, देखिए, पार्टी में, देश में तो कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो है ही नहीं। अगर देश में इस प्रकार की परिस्थिति होती तो आज खड़गे साहब जो बोलते हैं वो बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो तो अलग बात है। हाँ, जहाँ तक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है वो कांग्रेस पार्टी में है। अब वो बेचारे कांग्रेस पार्टी में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बाहर बोल रहे हैं। सर, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के कन्वीनर टीपी रामाकृष्णन साहब का कहना है, कल उन्होंने एक गोष्ठी में, एक बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आरएसएस थे उन्होंने अपोज नहीं किया था इमरजेंसी हमेशा। उन्होंने आगे ये बोला कि जो आरएसएस के जो टॉप ब्रास लीडर्स थे, इनफैक्ट उन्होंने जो केंद्र सरकार थी जब इंदिरा गांधी जी से लीड कर रही थी, उन्हें मदद भी की थी। ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से ढूंढ के निकाला है। आरएसएस के सबसे ज़्यादा सत्याग्रही आरएसएस के ही थे, सबसे ज़्यादा मीसा के बंदी आरएसएस के थे, सबसे ज़्यादा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल डीआरए के अंदर जो बंदी थे वो भी आरएसएस के थे। सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो आरएसएस को हुआ। आरएसएस को बदनाम किया गया और आरएसएस को बैन किया गया। आरएसएस के कार्यालय सब सील किए गए और सरकार आरएसएस के पीछे पड़ी थी। और ऐसी परिस्थिति में आरएसएस अगर इमरजेंसी को आगे करने में कारणीभूत थी ऐसा कहा, तो इससे बड़ा विवादास्पद वाक्य कुछ नहीं हो सकता है। किसके आधार पर कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, और इमरजेंसी के खिलाफ दौरान वो कहाँ थे, क्या थे, वो भी मुझे पता नहीं है। परंतु हमारे साथ सीपीएम के लोग थे और स्वयं मैं मुंबई में था उन दिनों में, और जो रांगणेकर परिवार था, श्रीमती अहिल्या रांगणेकर हमारे बहुत बुजुर्ग नेता थीं,
और बाद में चलकर चुनाव में मैंने उनका प्रचार भी किया है। वो हमारे परिवार से जुड़ी थीं। सीपीएम के काफ़ी नेता हमारे साथ जेल में थे, तो ये अगर थोड़ा बहुत उस समय के नेताओं से कोई संपर्क करते, जो बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सीपीएम के नेता उस समय के बचे नहीं आजकल, तो अगर उनसे और कुछ समझ लें आरएसएस और सीपीएम के बारे में तो ज़्यादा अच्छा होगा। पता नहीं उन्होंने किसके आधार पर ऐसा कहा, लेकिन जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि जो देवरा साहब थे, जो आरएसएस चीफ थे, उन्होंने तब तक की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी और बोला था कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उन्हें जेल से निकाला जाए। क्या कहेंगे? नहीं तो क्या कहेंगे? आरएसएस के चीफ हैं और लाखों आरएसएस के लोग जेल में हैं, तो क्या वो एक और लिस्ट देंगे उनको कि और आरएसएस के जो नेता हैं बाहर उनको भी अरेस्ट करिए, ये लिखेंगे क्या? समझ में आना चाहिए उनको। स्वाभाविक है यही लिखेंगे कि आप आरएसएस के लोगों को छोड़ दीजिए। हाँ, आरएसएस ने उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा था कि आपकी जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो कोई बहुत गलत नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम अच्छे हैं, देश के लिए बहुत उपयोगी है और इनका कार्यान्वयन अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसलिए हमें 20 सूत्री कार्यक्रम से कोई परहेज नहीं है, एतराज़ नहीं है, लेकिन इन कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने के लिए इमरजेंसी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इमरजेंसी हटा दीजिए, यही कहा था। Because you have some good relations with Maharashtra also and you know Marathi very well, तो महाराष्ट्र जो कांग्रेस के जो चीफ हैं, वो उनका कहना है कि बीजेपी ने बहुत सारे पैसे, करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं इमरजेंसी की को बताने के लिए, लोगों के लिए। और उन्होंने कहा ये जो एड्स हैं, जो सरकारी एड्स हैं, उनमें नेशनल एम्बलम जो है वो मिसिंग है और उसकी जगह सिंगोल लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहती है और जो MS गोलवलकर साहब हैं उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। नहीं, इसमें गलत किस चीज़ की गलती है मुझे समझ में नहीं आया। उनको क्लैरिफिकेशन उनको देना चाहिए, लेकिन ये आरोप निराधार है। सेंगोल का मतलब कुछ गलत नहीं है। और रही बात गोलवलकर जी की, वो स्वयं महाराष्ट्रियन है, मराठी में काफ़ी किताबें हैं आरएसएस के बारे में, तो उनको उन किताबों को पढ़ना चाहिए और फिर पढ़ने के बाद अगर कुछ बात समझ में आई तो फिर उनको इस प्रकार के आरोप करने चाहिए। अगर वो किताबें पढ़ेंगे आरएसएस के तो उनकी समझ सुधार जाएगी। इसलिए ऐसे जो आरोप, निराधार आरोप करते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसका उत्तर देने का कुछ समय गंवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और जो बीजेपी और आरएसएस की खींचतान को लेकर बात हमेशा उठती रहती है कि दोनों के बीच में सही नहीं है। अब सही हो गया है, महाराष्ट्र इलेक्शन में सही हो गया है, यूपी इलेक्शन में सही नहीं था, अभी भी सही नहीं है, क्योंकि अभी भी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो नहीं बनाए जा रहे, क्योंकि एक नाम पे एक डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इमरजेंसी से हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए। इमरजेंसी में हम कहते थे अफवाहों पर विश्वास मत करिए, डोंट बिलीव इन रूमर्स। तो यही बात यहाँ पर आपको भी लागू पड़ती है, डोंट बिलीव इन रूमर्स। थैंक यू सर, शुक्रिया ये समझाने के लिए और एक पूरा एक लाइन ऑफ थॉट जो क्लैरिटी है वो समझाने के लिए कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई और उसके क्या मायने हैं और यंगस्टर्स को क्यों पता चलना चाहिए इसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में। शुक्रिया सर जनसत्ता से बात करने के लिए। नमस्कार।